हेलो दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के अध्याय 3 वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में हम वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और उसके अलावा कुछ तथ्यों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर्स। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1920 में किया, परंतु इसका विवेचन 1915 तथा 1920 में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। वेगनर एक जलवायुवेत्ता थे जो भूतकाल में हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान चाहते थे। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, यदि स्थलभाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण तथा शुष्क एवं कभी उष्ण आर्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। अर्थात जो पहला तथ्य है, जो पहला रूप है, उस पहले रूप के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए ये थोड़ा कमज़ोर तथ्य है। दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार किया तथा उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया। अर्थात जो दूसरा तथ्य है, उस तथ्य पर वेगनर की पूर्ण श्रद्धा थी। वेगनर मानते थे कि जो स्थल भाग है, उन स्थल भागों में अवश्य ही स्थानांतरण हुआ होगा। आगे देखते हैं वेगनर के सिद्धांत का प्रधान रूप। तो देखिए, वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग में जुड़े हुए थे या संलग्न थे। इस स्थल खंड को पेंजिया कहा गया या इसका नामकरण पेंजिया किया गया। पेंजिया पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल स्थल भाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पेंतालासा किया। अर्थात जो पेंजिया नामक स्थल खंड था, उस स्थल खंड के चारों ओर एक विशाल जल राशि थी। उस जल राशि को वेगनर ने पेंतालासा कहा। पेंजिया का उत्तरी भाग लौरेशिया, जिसमें वर्तमान उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया, तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, जिसमें वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित होते हैं, को प्रदर्शित करता था। पेंजिया में 3 परतें थीं: ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती परत सीमा तथा केंद्र भाग निफे का बना माना गया है। सियाल, जो कि पूर्ण रूप से महाद्वीपीय भाग होता है, बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण ध्रुव अफ्रीका में डरबन के पास, जो कि पेंजिया के मध्य में था, वहाँ पर था। आगे चलकर पेंजिया का विभंजन या विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। अब देखते हैं प्रवाह संबंधी बल, यानी कि जो स्थल भागों में प्रवाह हुआ
उस प्रवाह के लिए या उस विस्थापन के लिए कौन से बल जिम्मेदार थे? तो देखते हैं। वेगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह हुए, एक तो उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर। ये प्रवाह दो प्रकार के बलों द्वारा संभव हुए। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना है तथा सीमा से कम घनत्व वाला है, अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का काम करती है। इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस तरह वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित दो बल बताए, एक तो गुरुत्व बल और एक ज्वारीय बल। अब देखते हैं वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण दिए जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, वेगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह किसी वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है, जिसको हम जिग्सा फिट कहते हैं, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिम तट से तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिम तट से मिलाया जा सकता है, जो कि हम विश्व के मानचित्र में भली भांति देख सकते हैं। दूसरा जो प्रमाण दिया उन्होंने वो ये दिया, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। तीसरा जो प्रमाण है वो है यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए तो पुनः साम्य यानी कि समानता दिखता है। ड्यूटवेट ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों का गहन अध्ययन करके बताया कि दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त समानता है। इनके अनुसार दोनों तट पूर्ण रूप से नहीं मिलाए जा सकते, बल्कि 400 से 800 किलोमीटर का अंतर रह जाता है। नेक्स्ट जो प्रमाण है वो ये है, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों यानी कि फॉसिल्स तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। अगला जो है, भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर खिसकने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट, स्कैंडिनेविया के उत्तर भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। नेक्स्ट, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग एक में मिले थे। अगला जो प्रमाण है, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिण ध्रुव डरबन के पास रहा हो। तो ये वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण थे। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका का जो जिग्सा फिट का फॉर्म है वह है। इसमें दोनों महाद्वीप
एक दूसरे से इस तरह से मिलाए जा सकते हैं जैसे हम किसी लकड़ी के टुकड़े को काटकर तोड़कर पुनः वापस मिला सकते हैं। इस कंडीशन को जिग्सा फिट नाम दिया गया है। अब देखते हैं महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह, यानी कि किस तरह से महाद्वीपों में प्रवाह हो रहा है। पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया। इसे टेथिस सागर का खुलना, ओपनिंग ऑफ टेथिस, कहा गया। ज्यूरेसिक युग में गोंडवानालैंड का विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवानालैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। इस समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे थे। अटलांटिक महासागर का यस अक्षर का रूप उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण संभव हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ, जो कि अटलांटिक महासागर के मध्य में भली भांति देखी जा सकती है। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। पेंतालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। दोनों ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की स्थितियों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी तथा नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। टर्शियरी युग में वर्तमान अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती थी। तो इस तरह से महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह हुआ। वेगनर ने पर्वतों के निर्माण को भी समझाने का प्रयास किया। तो देखते हैं, जब उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिम किनारे वलित हो गए, जिस कारण रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित, यानी कि उस समय भूमध्य रेखा टेथिस सागर से होकर गुजरती थी। तो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टेथिस भूसनती मोड़ में बदल गई, जिस कारण टर्सरी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों, जिनमें हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, पिरेनीज आदि को शामिल किया जाता है, की रचना हुई। यहाँ वेगनर ने परस्पर विरोधी बातें कह डाली। शुरू में तो सियाल बिना रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, परंतु बाद में सीमा द्वारा सियाल, यानी कि उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के प्रवाह में रुकावट हुई। ये कैसे संभव है? पर्वतों के निर्माण के साथ ही वेगनर ने समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया। जब एशिया का उत्तरी भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, उस समय कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया तथा पीछे छूट गया तथा सकलीन, क्यूराइल, जापान, फिलीपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इस तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गया तथा पश्चिम द्वीप समूह का निर्माण हुआ। साथ ही वेगनर ने कार्बोनिफेरस सीमानीकरण को भी समझाने का प्रयास किया। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण गोलार्ध में हिमावरण का व्यापक विस्तार हुआ था, जिस कारण दक्षिण गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका के कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में हिम प्रसार हो गया।
दक्षिण ध्रुव वर्तमान डरबन के पास था। इस तरह दक्षिण ध्रुव पेंजिया के मध्य में था। जब हिम चादर का फैलाव हुआ होगा तो दक्षिण ध्रुव के उक्त स्थानों पर हिमावरण छा गया होगा। बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग हो गए होंगे। इस तरह ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का वितरण भी उक्त क्षेत्रों में हुआ माना गया है। इस तरह वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से कई सारे तथ्यों को सुलझाने का प्रयास किया। कई सारे अनसुलझे हुए तथ्य थे जिनको लेकर वेगनर ने काफ़ी सर्च किया। वेगनर ने अपना योगदान दिया, परंतु वे कई सारे महीनों में कई सारी बातों में अपने रास्ते से भटक गए, जिस कारण उनके इस सिद्धांत या उनकी इस थ्योरी का आलोचना झेलनी पड़ी। वेगनर ने अपने सिद्धांत को देते हुए कई सारी विरोधी बातें कह डाली, जिस कारण उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका जो सिद्धांत है वो भविष्य में आने वाले विद्वानों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता रहा। तो अब देख लेते हैं वेगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन, यानी कि थोड़ी बहुत जो आलोचना है वो। वेगनर का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था, परंतु ज्यों ज्यों समस्याएं आती गई, सिद्धांत बढ़ता गया। फलस्वरूप वेगनर अधिक लोभ में पड़ गए तथा बीच में कई गलतियां कर बैठे और परस्पर कई विरोधी बातें भी कह गए। वेगनर के सिद्धांत में निम्न दोष पाए जाते हैं। वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक हो, परंतु यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इस तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। क्योंकि गुरुत्व बल के कारण दो भाग एक दूसरे से दूर नहीं कह सकते, बल्कि समीप आते हैं। दूसरी जो आलोचना है वो ये है, वेगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें बताई। प्रारंभ में बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था, परंतु बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई। यदि इसे मान भी लें तो यदि सियाल से सीमा कठोर है तो सियाल उस पर तैर कैसे सकता है। तो यहाँ पर वेगनर ने पहले तो कहा कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि सीमा से सियाल में अवरोध उत्पन्न हुआ, जो कि परस्पर विरोधी बातें झलकती है। तीसरी जो आलोचना है वो ये की जा सकती है कि जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों तट पूर्णतया नहीं मिलाए जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भीय बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है। हालांकि दोनों तट काफ़ी हद तक मिलाए जा सकते हैं। तो ये जो तीसरी आलोचना है यह सार्थक नहीं है। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा स्थिति पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला, अर्थात यह जो प्रवाह हुआ वो किस दिशा में और किस स्थिति पर हुआ, इस पर वेगनर ने अपने ज़्यादा विचार प्रकट नहीं किए। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा, इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। यानी कि वेगनर ने पेंजिया के बारे में तो बताया, लेकिन पेंजिया के पहले किस अवस्था में था, किस फॉर्म में था, उसका संतोषजनक जवाब वेगनर नहीं दे पाए। इस तरह से वेगनर के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं
की जाती है। हालांकि वैगनर का सिद्धांत बहुत ही रोचक तथा विद्वानों के लिए, भूगर्भ शास्त्रियों के लिए और भूगोलवेत्ताओं के लिए बहुत ही मार्गदर्शन का कार्य करता है। और आगामी जो सिद्धांत है वो आगामी सिद्धांत वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को मद्देनज़र रखते हुए ही दिए गए। यानी कि वैगनर के सिद्धांत ने एक तरह से जो आने वाले भूगोलवेत्ता थे उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। तो यह अपना वैगनर का सिद्धांत यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते एक दोहे के माध्यम से मैं सभी शिक्षकों को और भावी शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। माता पिता के बाद यदि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी का स्थान होता है तो वो है गुरु। गुरु हमें सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करते हैं। अगर हम भटक जाते हैं तो हमारी उंगली पकड़कर हमें सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देते हैं और हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। गुरु एक सड़क की भांति होते हैं जो कि अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, परंतु अपने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए हमें हमारे शिक्षकों का भरपूर सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों के सम्मान में एक दो लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा जो इस प्रकार है। फैसला उनका जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला उनका जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। शिक्षक की इज्जत हो या सम्मान भरपूर होना चाहिए। एक शिक्षक अन्य किसी वस्तु का भूखा नहीं होता, वो सिर्फ आपके स्नेह का थोड़ी सी उसको आपके द्वारा अपने विद्यार्थियों की जो इज्जत है, इज्जत करने की जो परंपरा है वो मिल जाए, उसमें ही एक शिक्षक खुश हो जाते हैं, खुश हो जाता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हैरी हेस के प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।